हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। सो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी दो लेक्चर आपको जा चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा और दूसरे लेक्चर में कई सारे टर्म्स को हमने क्लियर किया, जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व थे। कई सारे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हमने पढ़ चुका, उसका डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ क्लियर कर चुका है। आज हम उसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ग्राफ्स बनाएंगे। हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चंस जो है ग्राफ से रिलेटेड आ रहे हैं, जबकि आपके एनसीईआरटी में उनके ग्राफ्स इन्वॉल्व नहीं है। तो पहले ही मैं बता दूं, क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो पढ़ना है, उसका ग्राफ उसमें नहीं दिया हुआ है, बट यू हैव टू बी एडवांस देन योर एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफ रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हेडिंग लगाइएगा क्या? ग्राफ्स फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सर ढेर सारे प्रोसेस हमने पढ़ा, तो ढेर सारे प्रोसेस पढ़ा, जितना सारा प्रोसेस पढ़ा सभी के लिए ग्राफ हम यहां पर बनाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। पहला जो प्रोसेस आपने लास्ट लेक्चर में देखा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं, इस लेक्चर में आपको ये नहीं बताएंगे, हम ऑलरेडी बता चुके, सारा डेफिनेशंस वगैरह लिखा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, इस लेक्चर में आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके जस्ट पीछे का वीडियो है, उसको देख लीजिए पहले, तब इस वीडियो को देखिए। इस ग्राफ का पर्पस, सॉरी, इस क्लास का पर्पस है ग्राफ सीखना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने ये सीखा कि सर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। मतलब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब आप कह सकते हैं dt, चेंज इन टेम्परेचर, इज जीरो। और अगर dt जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? जीरो। यहां पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चा, इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा सबसे पहले कि अगर डेल्टा टी जीरो कहीं लिखा हुआ है, क्या वो आइसोथर्मल प्रोसेस होने का गारंटी देता है? या dt लिखा हुआ है, dt इक्वल टू जीरो लिखा हुआ, वो आइसोथर्मल होने का गारंटी देता है? गारंटी आपको dt इक्वल टू जीरो देता है, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो नहीं देता है। सवाल में यह आ सकता है मन में कि क्यों? क्योंकि डेल्टा टी का मतलब पूरा प्रोसेस, समझिएगा ध्यान से। डेल्टा टी इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि अगर आपने प्रोसेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टार्ट किया है और फाइनल टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने स्टार्ट किया, हो सकता है पीछे बाद में क्या हुआ होगा, वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, बट फाइनली 25 में वापस आ चुका है। डेल्टा टी का मतलब ये होता है, बट डी टी का मतलब होता है ईच एंड एवरी, मतलब स्टेप्स, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका टेम्परेचर जो है उसमें चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर इफ यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द होल प्रोसेस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? dt इक्वल टू जीरो ये बात का प्रूफ देता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में भी ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। बट डेल्टा टी का मतलब इनिशियल एंड फाइनल, बीच में चेंज हो सकता है, लेकिन वो ये बात का गारंटी नहीं देगा कि आइसोथर्मल है कि नहीं। चलिए वापस आते हैं, हमारा आज का पर्पस है आइसोथर्मल क्या है, बिल्कुल नहीं, ग्राफ बनाना है। याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को हटाते हुए क्या क्या और चीजें बच रही है, तो ध्यान रखिएगा, हम तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पी, वी एंड टी। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है तो क्या चेंज हो सकता है? सर प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर एक लॉ आता है बच्चा, नाम है बॉयल्स लॉ। अब ये कौन सा चीज है अभी बताते हैं, ये कौन सा तोप है, सुनिएगा ध्यान से, बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आप लोगों को अभी तक क्यों नहीं पता है। इस साल जो बच्चे पढ़ रहे हैं 2026 में, जो बच्चे ये सब पढ़ रहे हैं, उनको ये बात इसलिए नहीं पता है क्योंकि गैसियस स्टेट नाम का एक चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री में क्लास 11 में, जो कि आपको डिलीट कर चुका है, लेकिन वो यहां पर जरूरत होता है। क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बताता है? एकदम सिंपल है, थोड़ा सा समझ लीजिए बस, काम हो जाएगा। P इंटू वी, दैट इज पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, याद रहेगा। मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे कांस्टेंट हटा दिए, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप सोच के देखिए ना थोड़ा सा,
आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक कंटेनर है इस तरह से, आपने यहां पर पिस्टन लगा दिया है और पिस्टन को आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से, बाहर से एक प्रेशर यहां पर दे रहे हैं आप इसके, मतलब बाहर से प्रेशर दे रहे हैं, पी एक्सटर्नल आप लगा रहे हैं, बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग दिस प्रेशर देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सो दिस इज बॉयल्स लॉ। तो ध्यान रहेगा, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है कहां पर, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बोल के कोई टर्म आपको नहीं दिख रहा, पी और वी का खेल होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमेशा तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, पी, वी एंड टी। तो टी इज कांस्टेंट, देन वी एंड पी विल वेरी। क्लियर है कि नहीं। चलिए, अब आइसोथर्मल प्रोसेस ये है अगर, तो इसका ग्राफ हमें बनाना है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको समझाने के लिए हमने ये बात बताया। ध्यान से सुनिएगा। तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो चलिए एक काम करते हैं, पी और वी का ग्राफ बनाते हैं पहले। क्लियर है कि नहीं। पी वर्सेस वी बनाते हैं। ग्राफ नंबर 1, पी वर्सेस वी। इधर हमने ले लिया प्रेशर और इधर हम ले लेते हैं वॉल्यूम। क्या होगा, क्या होगा, देखिए ध्यान से, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, हाँ ना। और ये जो हम मार्क लगा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर ये मार्क इधर से इधर कर दें, मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर देना, खेला बदल जाएगा। मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये बात बोल रहे हैं, हर चीज लिखना संभव नहीं होता। दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर है। सो पहले वॉल्यूम कितना था आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज द वॉल्यूम इज V1 और बाद में वॉल्यूम क्या हो चुका है V2। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर पहले कितना था P1 यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो चुका है प्रेशर P2। प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पीवी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये किस तरह का चीज है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चा, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या तो वॉल्यूम घटेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, जो डब्बा अभी आपने यहाँ पर बनाया था उसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम जब भी इंक्रीज करेगा उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और वॉल्यूम जब डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ही क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब इसको कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अगर आप लोग को ये बात क्लियर है, और मान लीजिए आपको पीवी का ग्राफ नहीं, आपको ग्राफ दे दिया, आपको ग्राफ दे दिया पी वर्सेस टी का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे दिया, तब आप क्या करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बोलने का मतलब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ जो टेम्परेचर है वही मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग देन वॉल्यूम विल डिक्रीज। इफ वॉल्यूम विल डिक्रीज दैट विल नॉट बी कंप्रेशन, दैट विल नॉट बी एक्सपेंशन, दैट विल बी कंप्रेशन। समझ में आ रहा। अगर डायरेक्शन को बदल दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन बदलने से बहुत बड़ा खेल हो जाता है। अभी डायरेक्शन को बदल दिया तो देख रहे हैं प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इफ प्रेशर विल डिक्रीज देन वॉल्यूम विल इंक्रीज, इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज देन दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंशन। तो अभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस सिचुएशन को क्या कह सकते हैं, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। भाई कंप्रेशन हो जाता अगर क्या हो जाता, इस ये जो मार्क है इसका डायरेक्शन बदल देते। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सब चीज करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए बस। थर्ड हम ले लेते हैं इसमें ग्राफ, हो सकता है वीटी ग्राफ देते, वी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देते, तब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है, मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू वी। टेम्परेचर अभी जैसा था वैसा ही है, टेम्परेचर ना बढ़ रहा ना घट रहा। जो वॉल्यूम हो सकता है, बस वॉल्यूम को ऊपर की तरफ दिखा दीजिए मतलब बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन बोलेंगे, वॉल्यूम को नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कंप्रेशन हो जाएगा। अभी भी क्या है, आइसोथर्मल, क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल क्या है, एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब और भी सारे ग्राफ बनाए जा सकते हैं। एक्सपेंशन का हमने बनाया, कंप्रेशन का बना सकते हैं, बस एरो को क्या कर देना है, बदल देना है, काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। ये था पीवी ग्राफ, ये था पीटी ग्राफ और ये था वीटी ग्राफ। बोलिए समझ में आया कि नहीं है।
सो दीज आर दी ग्राफ्स। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, पीवी ग्राफ दे देता है और बोलता है कि चलो पीटी ग्राफ में बदल के दिखाओ, तो वो भी हम लास्ट तक सीखेंगे इस लेक्चर के थ्रू। क्लियर है कि नहीं? सो आइसोथर्मल प्रोसेस के जो ग्राफ्स बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, हमने आपके सामने डिस्कस किया। एक्सपेंशन का बनाया, आप कंप्रेशन का बना सकते हैं, बट सभी आइसोथर्मल होंगे, ये बात तो फिक्स है, बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस? बार किसका यूनिट होता है? सर प्रेशर का होता है। मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहां पर प्रेशर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। जहां पर प्रेशर चेंज ना हो, आप कह सकते हैं dp इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेल्टा p इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अभी हमने आपको समझाया कि डेल्टा p इज इक्वल टू जीरो आइसोबैरिक प्रोसेस होने का कंफर्मेशन नहीं देता, बट dp इक्वल टू जीरो आइसोबैरिक होने का कंफर्मेशन देता है। क्यों? ऑलरेडी समझा चुके हैं। जो चीज टेम्परेचर के साथ था वही चीज प्रेशर के साथ भी है। अब यहां पे कौन सा लॉ फॉलो होता है? तो यहां पर एक लॉ है, दैट इज चार्ल्स लॉ। ध्यान रखिएगा, दिस इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है अभी समझते हैं। चार्ल्स लॉ, अब ये चार्ल्स लॉ क्या है बच्चा? ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि P V और T का खेल है। यहां पर आपका प्रेशर हो चुका है कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात होगा। और चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ कुछ और नहीं, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये होता है टेम्परेचर केल्विन में लेना है बच्चा। क्लियर है कि नहीं? और कुछ नहीं। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल। सो V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ध्यान रहेगा। V बाई टी यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई T3। इस तरह से चलता जाएगा, कुछ भी हो। हम तो यूज सिर्फ इसका करेंगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ा है टेम्परेचर पक्का बढ़ा होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बात करते हैं, ग्राफ बनाएंगे। किसके किसके बीच ग्राफ बना लेते हैं? सबसे पहले आसान होगा, क्या है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो VT का ग्राफ पहले बना लेते हैं। VT का ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं V वर्सेस T, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। इधर हमने टेम्परेचर ले लिया, इधर हमने वॉल्यूम ले लिया। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियरली आगे बढ़ता है। ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो लीनियर ग्राफ बना था, ऑब्वियसली यहां पर भी क्या बनेगा? लीनियर बनेगा, लीनियर बनेगा। अब एरो किधर देंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा बच्चा। अगर वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। मतलब एरो किधर भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर एरो उस डायरेक्शन में हमने दिया है तो इस प्रोसेस को क्या नाम दे सकते हैं? इस बात को ध्यान रखना होगा। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? सबसे पहला बात, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो पहले बात हम बोल सकते हैं आइसोबैरिक। पहला बात आइसोबैरिक। वॉल्यूम का बढ़ना घटना देख सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम क्या हो रहा? बढ़ रहा। वॉल्यूम बढ़ता मतलब अभी बताया एक्सपेंशन, तो मतलब इसे क्या कहेंगे? आइसोबैरिक एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक एक्सपेंशन। क्लियर है कि नहीं? आइसोबैरिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंप्रेशन। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने ग्राफ बनाया V वर्सेस T का, अब P वर्सेस T का बनाने का कोशिश करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक तरफ हमने ले लिया P और एक तरफ हमने ले लिया T। इधर हमने ले लिया टेम्परेचर, इधर ले लिया प्रेशर। क्लियर है? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू होल द प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे वही प्रेशर है, यहां पे वही प्रेशर है, यहां पे वही प्रेशर है। प्रेशर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर लेकिन बढ़ता जा रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको क्या बोलेंगे ना? आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक एक्सपेंशन अगेन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन अगेन, क्योंकि एरो हम इधर दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो VT PT हो चुका है तो PV भी बना लेते हैं, टेम्परेचर को हटाते हैं, यहां से गायब करते हैं, कोई बात नहीं। तीसरा देखिए ध्यान से, PV ग्राफ बनाते हैं। इधर हम ले लेते हैं प्रेशर, इधर हम ले लेते हैं वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? प्रेशर बच्चा अगेन क्या होता है? कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो इस तरह से लाइन बनेगी। क्लियर है कि नहीं? प्रेशर कांस्टेंट। और यहां पर दिख रहा प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, ऑब्वियसली टेम्परेचर विल इंक्रीज। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। और प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक। अगेन ये क्या है? आइसोबैरिक, आइसोबैरिक
आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो सभी टाइप के ग्राफ जो है बनाने का कोशिश किया। ध्यान रखिएगा प्रेशर सॉरी अगर वॉल्यूम घट रहा होगा तो एक्सपेंशन की जगह क्या लिखेंगे, कंप्रेशन लिखेंगे, बाकी सब कुछ सही है। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑलरेडी हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका है मतलब आप लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू जीरो, और dv अगर जीरो है तो ऑटोमेटिक डेल्टा v भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा लॉ फॉलो होगा, वो उससे जानने से इंपॉर्टेंट ये है कि सीधा सीधी बताइए सर कौन से पैरामीटर्स आपस में रिलेटेड होता है। सर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर कह रहे हैं P, V और T पर ध्यान देते हैं हम। यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स है तो किन के बीच बात होगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब हाँ लिख सकते हैं, P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब सर P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, हाँ लिख सकते हैं। जो हमने लास्ट अभी स्लाइड में बताया बिल्कुल वैसा ही है, वहां पर V था, यहाँ पर P है। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज यहाँ पर V क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। V चेंज नहीं होगा, यहाँ पर P चेंज हो सकता है और T चेंज हो सकता है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में खेल होगा। तो सबसे पहला ग्राफ उसी का हम बनाएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर का, क्योंकि यही दोनों वेरी करता है। यहाँ पर एक तरफ हमने प्रेशर ले लिया, एक तरफ हमने टेम्परेचर ले लिया। इधर टेम्परेचर लीजिए, इधर प्रेशर लीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ अब ऑलरेडी पता है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो लीनियरली वेरी करेगा इस तरह से। यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि एरो आप किधर लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर यहां इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है सर? आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा बच्चा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ना ये एक्सपेंशन है और ना ही ये कॉम्प्रेशन है। एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन की कहानी हो गई खत्म, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो फिर इसका नाम हम क्या देंगे? यहां पर क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका नाम है आइसोकोरिक, सबसे पहला बात, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक। और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। आइसोकोरिक हीटिंग, ये है आइसोकोरिक हीटिंग। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आइसोकोरिक कूलिंग बोलेंगे उसको। क्लियर है कि नहीं? ये P और T के बीच का ग्राफ हो गया। PT के बाद VT का ग्राफ हम बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर एक तरफ हम V ले लेंगे, एक तरफ हम T ले लेंगे। टेम्परेचर इधर और वॉल्यूम इधर। तो पहले ही बात क्लियर कर चुके हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नो, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इस तरह से ग्राफ बना दिए। वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मतलब आप हीट कर रहे हैं। दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। आइसोकोरिक सॉरी हीटिंग, आइसोकोरिक हीटिंग। बोलिए क्लियर है कि नहीं? देखिए ध्यान से, यहां पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखिए। कब जरूरत पड़ेगा इसका जानते हैं? कि जब भी टी का ग्राफ आपको दिया है और पीटी का ग्राफ आपको बनाने के लिए बोले, उस समय इसका जरूरत पड़ेगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा इस। अब थर्ड हम ग्राफ बना लेते हैं। पीटी हो चुका है, वीटी हो चुका है, पीवी नहीं बना हुआ है, तो चलिए पीवी बना लेते हैं। तो हम नेक्स्ट पीवी का ग्राफ बना लेते हैं। P वर्सेस V का ग्राफ हम बना रहे हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। सो हियर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट सो दिस विल बी द ग्राफ। अब देखिए ध्यान से, ग्राफ आप किधर बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कि ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से समझिए, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। If pressure is increasing, then temperature is increasing. If temperature is increasing, then it is called heating. तो आप इसको क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक हीटिंग। अगेन सर कूलिंग कब होगा? भाई साहब टेम्परेचर जब घटेगा। ध्यान रखिएगा, जब प्रेशर, यहां पर नोट करके लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। दिस विल बी नोन एज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कूलिंग। लिख दिया। चलो क्लियर है कि नहीं? कूलिंग कब होगा समझ में आ गया? जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तब हम कूलिंग लिखेंगे।
फिलहाल टेम्परेचर हर सिचुएशन में इंक्रीज करता हुआ दिख रहा था, इसीलिए हमने हीटिंग लिखा सभी जगह। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरफ, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो सिस्टम होता है उसके जो वाल होते हैं वो एडियाबैटिक वाल होता है। सर गजब, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। इन वाल्स के थ्रू, बोलने का मतलब इसे आप क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है उसके अंदर इसे आप बाउंड्री का नाम दिए, और इस बाउंड्री के थ्रू ना कोई हीट अंदर जा सकता है ना अंदर से हीट बाहर आ सकता है। दैट इज हीट को आप Q लिख रहे थे, Q इज इक्वल टू 0। देयर इज नो हीट फ्लो, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्या टेम्परेचर चेंज हो सकता है? यहां पर हीट फ्लो इक्वल टू 0 होता था। इन वाल्स को आप क्या कहते थे, एडियाबैटिक वाल्स। एडियाबैटिक वाल्स, ऐसे वाल्स जिसके थ्रू हीट का एक्सचेंज ना हो सके फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक वाल्स और एडियाबैटिक बाउंड्री आप कह सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको हीट के बारे में जानकारी होना चाहिए। हीट के साथ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, यह बात जब तक आपको नहीं पता होगा ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमें यह बात नहीं पता है अभी, बिकॉज हीट के बारे में हम अभी तक नहीं पढ़े। हीट के बारे में कब पढ़ेंगे, जब हम इंटरनल एनर्जी पढ़ लेंगे उस समय हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम हीट के बारे में पढ़ेंगे उस समय एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो ग्राफ बनेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट उसके आगे एक और रिलेशन बता दें आपको कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू सी, दैट इज कांस्टेंट। थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। क्या पढ़ा था? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। वो क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस था। बट यहां पर क्या है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, और गामा क्या है, याद रखिएगा, पॉइजन्स रेशियो। क्या है? पॉइजन्स रेशियो। अब ये पॉइजन रेशियो क्या है बच्चा, फिजिक्स वाले जो टीचर है वो बहुत डिटेल में बताएंगे। फिजिक्स वाले टीचर का मतलब उस चैनल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो बताएंगे डिटेल में यहां, लेकिन जितना का जरूरत है पॉइजन्स रेशियो के बारे में हम बताएंगे आपको आगे। क्लियर है कि नहीं? जब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा वहां पर हम इस गामा के बारे में, दैट इज पॉइजन्स रेशियो के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पर पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता है। यहां एक फैक्टर है पॉइजन रेशियो, इसके बारे में जानकारी होना पड़ेगा। और हीट का, जब भी हीट का रिलेशन हम पी, वी और टी, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ सीख जाएंगे तो ग्राफ भी बनाने सीख जाएंगे। दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस अबाउट। क्लियर है कि नहीं? वापस आते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अगर हम यहां पर ग्राफ बनाना चाहें किसी भी टर्म के लिए, मैंने मान लीजिए P वर्सेस V बना रहे, P वर्सेस V बनाइए, P वर्सेस T बनाइए, V वर्सेस T बनाइए, जिसका बनाना है बनाइए, लेकिन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए। लेट सपोज एक प्रोसेस है A से B, यहां पर क्या हुआ आप देख पा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ ना, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। फिर क्या करते हैं, चलिए देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। आपको पता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, ऑलरेडी आपको पता ही है चीज। फिर वापस हम आते हैं, इधर मान लेते हैं, चलिए वापस आते हैं, ऐसे चला, बी से सी आए और सी से फिर डी आए। ये सी से डी क्या हुआ यार, वॉल्यूम घटा है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो कुछ टेम्परेचर के साथ गेम हुआ होगा, वी डोंट नो राइट नाउ, बट हुआ होगा। फिर हम ये काम कर देते हैं, एक काम कर देते हैं, डी से ए वापस चले जाते हैं, डी से ए वापस चले जाते हैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब टेम्परेचर कुछ गेम खेल रहा है यहाँ पर। इन दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर का गेम है, यस और नो। हमें नहीं पता है क्या हुआ है, बट वी नो द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट इज ए। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट किसी भी प्रोसेस में क्या हो, सेम हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर साइकिल बन रहा है, एक कंप्लीट क्लोज साइकिल बन रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का ग्राफ बन रहा हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, साइक्लिक प्रोसेस। चाहे वो पी वी हो, पी टी हो, एनीथिंग एल्स, जहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ अगर वापस वहीं पर आ रहा है, उसी ग्राफ को हम किसका ग्राफ बोल देंगे, साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये बात अगर समझ में आ गया है तो दो और प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक ही साथ समझेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑलरेडी आप जानते हैं बट फिर भी ब्रीफ करेंगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये
जो सेशन हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां थियोरेटिकली हमने सभी चीजों को समझाया है। तो ध्यान से समझिए, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, माने आप सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़खानी कर रहे हैं, बट सिस्टम वापस उसी स्टेट में रिटर्न आ जा रहा है बार बार, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे आपके सामने। एक काम करते हैं, एक हम कंटेनर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, और इस कंटेनर के अंदर में हमने गैस फिल कर दिया है, यहां पर एक पिस्टन लगाए हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक पिस्टन लगाए हैं, इसके साथ एक रॉड फिट कर दिया है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। यहां पे हमने ढेर सारा गैस के मॉलिक्यूल्स भर के रखे हैं, गैस गैस इसमें भरा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स भरे, ये सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हमने लिया है। अब क्या है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, इस पिस्टन पर प्रेशर लगाएगा, जिसे आप इंटरनल प्रेशर कह सकते हैं, मतलब अंदर से प्रेशर लगा रहा है। इंटरनल प्रेशर और गैस का प्रेशर एक ही बात है। इस वाल पे, इस पिस्टन पर जो है प्रेशर लगाएगा, कौन लगाएगा, आप कह सकते हैं गैस प्रेशर लगाएगा, इसे हम इंटरनल प्रेशर कह सकते हैं। और आप यहां से प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से आप प्रेशर लगा रहे हैं इसी पर, किसके थ्रू, इस रॉड के थ्रू प्रेशर लगा रहे हैं, रॉड के हेल्प से प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर है कि नहीं, समझिएगा ध्यान से। आप क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है आप चेंज कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे आप इस प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा और आप छोड़ दीजिएगा वापस, तो ये वापस अपना स्टेट में रिटर्न चला जाएगा जैसा है वैसा। बोलने का मतलब, जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बार बार सेम हो जाए कुछ भी करने के बाद, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। हम क्या कर रहे थे ना, एक्सटर्नल प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल, और इंटरनल प्रेशर जितना है उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा रहे थे, मान लेते थोड़ा ज्यादा प्रेशर, दैट इज डीपी प्रेशर लगा रहे थे। और ये डीपी प्रेशर लगाने के बाद जैसे हम इसको छोड़ रहे थे, ये वापस अपने स्टेट में वापस चला जा रहा था। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो चीज आपको दिख रहा है डीपी, जिसके वजह से इस सिस्टम में चेंज लाने का आपने प्रयास किया, उसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स या अराइविंग फोर्स। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अराइविंग फोर्स इसमें बहुत कम होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो अराइविंग फोर्स होता है, या आप बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स होता है, वो काफी क्या होता है, कम होता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर ये डीपी जो है, जिसके वजह से आप सिस्टम में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स वो काफी क्या होता है, कम होता है। आप कह सकते हैं काफी कम होता है, और कितना कम होता है, आप एकदम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। डीपी इज नेग्लिजिबल, लगभग जीरो है, नेग्लिजिबल। और अगर ये नेग्लिजिबल है तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहां पर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। बोलिए क्लियर है कि नहीं। इंटरनल प्रेशर अंदर का जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ गैस। अगेन आई एम सेइंग, इंटरनल प्रेशर का मतलब क्या है, कुछ और नहीं है, प्रेशर ऑफ गैस है, गैस जो प्रेशर लगा रहा है। और एक्सटर्नल प्रेशर मतलब हम लोग जो लगा रहे हैं सिस्टम। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। उस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। वापस आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और इसी में समझने का कोशिश करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं और अंदर से प्रेशर लग रहा है, ये दोनों एक सिचुएशन है जब बराबर है। लेकिन अंदर का प्रेशर हम क्या, सॉरी, बाहर से जो हम प्रेशर लगा रहे हैं उसको बढ़ा दिया, और बढ़ा देने के बाद जो इसमें चेंज आया वो वापस नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हुआ, उसको हम क्या कह देते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलने का मतलब, जब अगर हम यहां पर ऐसा लिखना चाहें, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू जो इंटरनल प्रेशर है, और इंटरनल प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाया, डेल्टा पी लिख रहे हैं, यहां पे डीपी लिखा था। डीपी और डेल्टा पी में डिफरेंस है, मतलब ये जो है जीरो नहीं हो, डेल्टा पी जीरो हो सकता, डीपी जीरो हो सकता है, बट डेल्टा पी वहां जीरो नहीं है। एक मतलब टाइम इंटरवल के बाद जो चेंजेस आया है, प्रेशर में जो चेंजेस आया है, वो इस सिस्टम के स्टेट को एफिशिएंटली चेंज किया है, कुछ बदलाव इसमें लाया है, और वापस जो था वो वापस नहीं बन पाया है। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो ड्राइविंग फोर्स है इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। ड्राइविंग फोर्स इज देयर, जीरो नहीं होगा कभी भी, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो इंटरनल प्रेशर से ज्यादा ही होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये ध्यान रखिएगा, आगे जाकर के हम इसका यूज करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो गैस का प्रेशर होता है उससे ज्यादा प्रेशर किसका होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं।
क्लियर है कि नहीं? अब कुछ कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना आप, वहां पर आपको कंफ्यूज करेगा। आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कभी कभी आपको खुद पता करना पड़ेगा कि जिस प्रोसेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जिस सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो कैसे पकड़ेंगे? अगर कहीं पर भी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा रहे, क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा रहे, तो याद रखिएगा वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहा है। कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है। नोट करके रख लीजिए न्यूमेरिकल के समय आपको पकड़ने में कि रिवर्सिबल प्रोसेस का को सॉल्व कर रहे हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को सॉल्व कर रहे हैं, उस समय काम आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर डायरेक्टली लिख दे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखे तो खोजेंगे प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल है, और अगर प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा, जो है सो है, मतलब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम क्या है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, आज के क्लास से ज्यादा थ्योरी हम ऑलरेडी पीछे के क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज तो हम लोग आज डील कर रहे हैं कि किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं इन प्रोसेस के हेल्प से। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब हम ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम रिवर्सिबल का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। किसके किसके बीच ग्राफ बना दे? पीवी का ग्राफ बना देते, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का पता है तो बाकी सब आप पता कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज करना सिखा भी देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या होता है, थोड़ा क्या होगा, चेंज होता जाएगा प्रेशर। हमने बोला ना प्रेशर इसमें चेंज हो सकता है, इसमें प्रेशर चेंज नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा डीपी, थोड़ा, अरे नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट में प्रेशर बार बार चेंज होता जाएगा। प्रेशर मान लेते हैं धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अरे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको पता है अगर ये प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इसका बढ़ता जाएगा। तो ये रहा ग्राफ, किसका ग्राफ रहा? देखिए ध्यान से, वॉल्यूम चेंज हो चुका है, पहले वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V2 हो चुका है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। प्रेशर अगर चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल है, एकदम ठोक के लिख के रखो। प्रेशर अगर चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर ऑलरेडी बता चुके हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब जब भी पीवी ग्राफ बनाइएगा, अगर आप पीवी ग्राफ बना रहे हैं, तो प्रेशर तो कांस्टेंट होना है। अगर रिवर्सिबल है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ रहा। देखिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इज चेंजिंग। वॉल्यूम पहले V1 था, वॉल्यूम V2 हो चुका है, बट प्रेशर इज स्टिल जो था वो है। दिस इज द ग्राफ ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट हो गया इसमें। क्लियर है कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पे डिस्कस किया है कि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल होता है रिवर्सिबल में, जबकि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है इंटरनल प्रेशर से। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चेंज आप कर रहे हैं, जिस वजह से सिस्टम में कुछ चेंज आएगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और ग्राफ का कन्वर्जन कैसे आता है उसको देखने का कोशिश करेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ दे देगा और आपको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। कैसे? मान के चलिए, लिख लीजिए पहले हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ये है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का सवाल आया है और वही सवाल हम लेंगे जो आया हुआ है, चिंता मत कीजिए। तो एक ग्राफ आपको दिया है, लेट्स सपोज P वर्सेस V, ये गिवन ग्राफ है। ये P वर्सेस V का ग्राफ आपको गिवन है। क्या है? लेट्स सपोज एक प्रोसेस हो रहा है A से B, इसमें आपको दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। इसका ग्राफ आपको बदलने के लिए दिया जा सकता है कि P वर्सेस T बनाइए या V वर्सेस T बनाइए। मान लीजिए आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया है, पहला ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे इसका सॉल्यूशन का। क्या बनाएंगे? हम एक तरफ ले लेते हैं P वर्सेस T बनाने के लिए बोल दे, P वर्सेस T बनाने के लिए बोल दे। हो सकता है V वर्सेस T बनाने के लिए बोल दे, हो सकता है आपको V वर्सेस T बनाने के लिए बोल दे। तो V इधर ले लिए, T इधर ले लिए। हम एक बना के दिखाएंगे आपको और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्लियर है कि नहीं? प्रोसेस समझिएगा कैसे क्या। तो एक ही प्रोसेस हम नहीं लेते, एक साथ ढेर सारे प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है, ताकि एक ही चीज को बार बार समझने का जरूरत ना पड़े। एक काम करते हैं, एक और प्रोसेस लेते हैं। इसमें A से B एक प्रोसेस है और B से C एक प्रोसेस हमने ले लिया। यहाँ B से C एक प्रोसेस, C से D एक प्रोसेस है। चलिए C से D एक प्रोसेस है और D से A वापस एक प्रोसेस है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया जिसमें बहुत तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व है।
कौन कौन से प्रोसेस, तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा। ए से बी एक प्रोसेस है, ठीक है, बी से सी एक प्रोसेस है, सी से डी एक प्रोसेस है, और डी से ए एक प्रोसेस है। सबके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, सबका डाटा को निकालेंगे और फिर वहां अप्लाई करेंगे, क्योंकि पी वर्सेस टी बनाने दिया है और वी वर्सेस टी बनाने दिया है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपका जेईई मेंस का सवाल है। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बनाने का कोशिश करते हैं। सो ए से बी पर सिर्फ आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए से बी में हो क्या रहा है, ए से बी में सर प्रेशर जो है कांस्टेंट है, हमको दिख रहा है प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट और क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज करेगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अभी आपने पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं? चलिए एक प्रोसेस का काम आप निकाल के रखें। BC पर ध्यान दीजिए, B से C पर ध्यान दीजिए। प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज, नीचे जा रहा ग्राफ, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। ओके, एनीथिंग इज कांस्टेंट, यहाँ पर नहीं दिख रहा कुछ भी कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जो नहीं दिख रहा वो क्या है, कांस्टेंट है भाई साहब। सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। इफ प्रेशर इज डिक्रीजिंग वॉल्यूम विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। समझ में आ रहा है? दिख भी रहा है वॉल्यूम आगे की तरफ बढ़ रहा है, वॉल्यूम आगे की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। या फिर आप टेम्परेचर के साथ अगर गेम खेल रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या कर सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ भी खेल हो सकता है ना, यस और नो बताइए जरा। प्रेशर और टेम्परेचर के साथ भी तो खेल हो सकता है, ठीक है। प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो कर सकते हैं। खैर यहाँ पर देखिए, आप सी डी पर ध्यान दीजिए, सी से डी पर। सी से डी क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रेशर, ये प्रेशर वाला लाइन है, प्रेशर कांस्टेंट। अगेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो चुका, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, वी नो इट। लेकिन यहां पर पहले से ही बता रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन देख लो, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ऑलरेडी आप जानते हो। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। सो यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको पता है ना? बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो सर, यहां पर आपने टी को कांस्टेंट कैसे कर दिया, बी से सी, हो सकता है आपका दिमाग में सवाल है, क्योंकि यहां हमें दिख रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड है, दैट इज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो बाकी जो भी फैक्टर्स है सबको कांस्टेंट करना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होता है तो हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन डालते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पी कांस्टेंट हो चुका है। अगर पी कांस्टेंट हो चुका है और यहाँ भी घटता हुआ दिख रहा है तो पी को भी के साथ रिलेशन मत दिखाइए, फिर टेम्परेचर के साथ दिखाइए। पी भी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। देखिए ध्यान से, भी घट रहा है तो भी घटता है तो पी बढ़ता है, आप बोलिएगा। लेकिन पी कांस्टेंट बोल चुका है तो पी के साथ फिर रिलेशन नहीं बता सकते हम, यहां नहीं बताया था कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड, इसलिए हमने पी को कांस्टेंट। डी ए, फिर से एक बार रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डी ए, यहां से वापस देखिए ध्यान से, यहां पर आपको दिख रहा है वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। यहां दिख रहा है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बच्चा अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन नहीं लिख सकते वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम को कर दिया है कांस्टेंट। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना होगा। जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर बात को समझ में आया क्या हुआ? यहां पर इन दोनों के बीच कोई बात यहां नहीं कहा गया था। यहां पे दिख रहा था प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों लिखा हुआ है पक्का एक टर्म को कांस्टेंट लेंगे हम, दैट इज एक ही बच रहा है यार, पी भी और टी में से टी बच रहा था, इसलिए टी को कांस्टेंट ले लिया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये सब चीजें डाटा हमने निकाल लिया इससे, और उसके बाद अप्लाई करेंगे यहां पर। पी वर्सेस टी का ग्राफ हमें बनाना है। प्रोसेस पहला ए बी है, ए बी प्रोसेस के लिए हमें दिख रहा है क्या है, पी वर्सेस टी। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो देखना ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बोल के चीज यहां पर नहीं है। क्या देखना है, प्रेशर देखना। क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर तो कांस्टेंट लिखा है यार, प्रेशर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ हाँ, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझा? यहाँ ऑलरेडी प्रेशर कांस्टेंट दिखाया था, इसलिए टेम्परेचर लिखना पड़ा। देखो गलती हुआ तो पकड़ा भी गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, ये नहीं देखना, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हमें दिख रहा है,
प्रेशर कांस्टेंट अगर दिख रहा है तो प्रेशर को हमने इस तरह से बना दिया और टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो टेम्परेचर इधर कम होगा फिर धीरे-धीरे बढ़ेगा। बोलो प्रोसेस समझ में आया? लेट्स सपोज कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है आपका और ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, दिस इज AB, ये प्रोसेस ऐसा। बोले सर यहाँ जो था यहाँ वही आ गया, क्या करें, कभी-कभी हो सकता है, हमेशा होगा जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट बीसी में क्या है, टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है बच्चा तो टेम्परेचर ऐसे कांस्टेंट है और यहां दिख रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, प्रेशर नीचे की तरफ दिखा दिया। वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, इस ग्राफ में वॉल्यूम है नहीं। आगे देखिए ये कौन सा प्रोसेस हो गया, बीसी प्रोसेस हो गया। आगे बात करते हैं, अगेन प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट बच्चा मतलब ये कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब समझ में आ रहा है, ये जो लाइन है इसका ये कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो रहा था, वॉल्यूम 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 यहाँ गलती से लिखा है CD, सी से डी जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अगर डिक्रीज करना चाहिए तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब समझते हो, सी से डी तक जो हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज, भाई साहब आगे की तरफ जा रहा तो इंक्रीज होता, पीछे की तरफ जा रहा डिक्रीज कर रहा। आगे देखो ध्यान से, नेक्स्ट वी कांस्टेंट, इस ग्राफ में वी बोल के कोई टर्म नहीं है। आगे देखिए प्रेशर इंक्रीज, मतलब प्रेशर इंक्रीज मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ जाना चाहिए। दूसरा बात, टेम्परेचर भी इंक्रीज मतलब दाएं तरफ ग्राफ जाना चाहिए, मतलब सीधा अगर कोई बच्चा ऐसे ग्राफ बना दे रहा तो गलत है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर तो बढ़ा दिया लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से यहाँ ग्राफ को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और ऐसे करके बढ़ा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, ये आपको दिख रहा है कि सर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है। सो दिस इज P वर्सेस T। बोलो समझ में आया, कन्वर्जन समझ में आ गया है? अगर कन्वर्जन समझ में आ गया है तो V वर्सेस T जो है ये आपके लिए होमवर्क रहा। ये बना करके आप फोटो खींच करके डायरेक्टली डाल सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सेपरेटली वीडियो आपके लिए बनाया जरूर जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो भाई साहब सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं उंगली में दर्द है ना क्या है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है, बार बार कह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर है? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगेन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ एक नया टॉपिक दैट विल बी इंटरनल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास जरूर आइएगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।